नमस्कार दोस्तों, मैं डीएम पंडित आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है, आपका सीटेट का पेपर है और उसके अंदर आपके कई सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे ईवीएस, मैथ्स, आपका सीडीपी और आपकी दो लैंग्वेज के पेपर, इंग्लिश या हिंदी, मतलब आपकी जो भी आप लैंग्वेज लेते हैं। ठीक है, सीटेट सेंटर लेवल का पेपर होता है, टेट से ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब अलग लेवल पे होता है। ठीक, तो ये 5 सब्जेक्ट 30-30 नंबर के होते हैं और ये मिला के 150 नंबर का एग्जाम बनता है आपका। इस 150 नंबर के पेपर में आपके 130 प्लस नंबर दिलाने का एक आसान तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, जिसकी आप एक बेसिक तरीके से करके ही तैयारी कर पाएंगे। ठीक, मैं आपको सीटेट की तैयारी के लिए आपको आज ईवीएस करवाऊंगा, मतलब डेली ही इसकी वीडियो बना रहा हूँ मैं। डेली के 15 से 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि ईवीएस है ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, लोग ऐसा समझते हैं कि ईवीएस में केवल है ना पर्यावरण से जुड़ी बात है कि नहीं, पोल साइंस, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं और आप तब मना नहीं कर पाओगे कि हाँ भाई ये सिलेबस के बाहर का है, क्योंकि आपकी कौन सुनेगा। ठीक, तो आज हम ईवीएस की वीडियो कर रहे हैं सीटेट 2024 के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो देखना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो कि क्या अच्छा नहीं लगा। चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि एग मार्क, कल ये क्वेश्चन मैंने दिया था, एग मार्क से संबंध है। एग मार्क क्या होता है, आपने सुना होगा, कई सारे मार्क होते हैं, उसमें होता है एक एग मार्क। एग मार्क मतलब अंडा मत समझो, एग मार्क का मतलब है किसी साधन के ना गुणवत्ता से, कि उसकी गुणवत्ता क्या है, ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त साधनों के बारे में बताता है। ठीक, एग मार्क का संबंध गुणवत्ता से है। एग मार्क का एक प्रमाणित चिन्ह है, प्रमाणित चिन्ह है जो भारत के में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, कृषि खाद्य पदार्थ पर लगाया जाता है। ठीक, एग मार्क शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य वस्तुओं की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस मार्क के मिल जाने से विक्रेता को अपने उत्पाद की शुद्धता को प्रमाणित करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्रेता इस मार्क को देखकर ही अपने उत्पाद की गुणवत्ता और शुद्धता पर विश्वास करता है। अब देखिए, जैसे कि एग मार्क है, ठीक है, एग मार्क में एग मार्क इसलिए लगाया जाता है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है अगर उसके ऊपर एग मार्क लग रखा है ना, तो एग मार्क का मतलब है कि भारत की सरकार ने बता रखा है कि ये चीज़ क्या है, शुद्ध है। ठीक है, जैसे आप कोई हल्दी का पैकेट लोगे, कोई आप समझ लो, जैसे कि हल्दी का पैकेट, मान लिया आपने घी का पैकेट डब्बा ले लिया, उसके ऊपर एग मार्क का निशान लगाया, तो मतलब भारत सरकार ने इसे पास कर रखा है। आइए चलो आपको एग मार्क दिखा देता हूँ कैसा होता है। देखिए, ये होता है एग मार्क का निशान। थोड़ा एचडी फोटो डाउनलोड नहीं हो पाई, गरीबी है, आप लाइक करेंगे तो शायद मेरी भी आ जाए। तो ये देखिएगा, ये होता है एग मार्क का निशान और ये होता है आईएसआई का निशान। ठीक है, ये बिजली के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा होता है। और ये एफपीओ का लोगो है, फूड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का है। ठीक है, और ये बीपीएल का है, बीपीएल का था शायद, ये बिजली वाले निगम का है शायद। ठीक है, तो आपको ये एग मार्क ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि एग मार्क है ना अधिकतर पूछा जाता है कि खाने से जुड़ा हुआ है। और आप जब तीसरी चौथी पाँचवीं में बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी क्लास में, तो आप छोटे बच्चों को पढ़ाओगे तो ये बिजली के सामान के बारे में बताओ ना, लेकिन खाने पीने के सामान के बारे में उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में बताना होता है, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, देखो आपके लिए चित्र भी लगाए हैं, तो यार प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना अगर मन करे। ठीक, 17वां देखो, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सार्वत्रिक है। सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण आर्सेनिक से कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है। अब देखो, यह तो आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान इलाकों में, बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। आर्सेनिक क्या है, केमिकल है। ठीक है, इसमें सब पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है इसका। भूमिगत जल का मतलब है जमीन के नीचे का जो वाटर है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी एवं दक्षिणी 24 परगना में अभी लफड़ा भी चल रहा था बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का। 24 परगना के आर्सेनिक मात्र भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। सबसे मामला भी यही आया। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है, ब्लैक फुट, याद रखना, ब्लैक फुट।
वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? कल भी बताया था मैंने, 1972 में लागू होता है। इसके बाद ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बनता है, प्रोजेक्ट चीता बोलते हैं जिसे, प्रोजेक्ट चीतों को, टाइगर को बचाने के लिए। उसके बाद 1992 में प्रोजेक्ट हाथी आता है। फिर मैंने ये बताया था 1900 में ही, 1998 था पता नहीं, ऐसे ही था, उस समय घड़ियाल आता है, प्रोजेक्ट घड़ियाल। मतलब अलग अलग जीवों को बचाने के लिए अलग अलग टाइम पे प्रोजेक्ट लाए गए थे। ठीक है। अब दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, आसवन, स्टेरिलाइजेशन। ठीक है। अब इसको बोलते हैं किण्वन। किण्वन एक, जिसको फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। और किण्वन की प्रक्रिया से हम रबड़ भी बनाया जाता है। लैक्टस नाम के पौधे से जो लैक्टस प्राप्त होता है ना, मतलब लैक्टस नाम के पौधे से जो सफेद सफेद दूध प्राप्त होता है ना, उससे, ये वाला दूध नहीं, वो दूसरा जिससे रबड़ बनाई जाती है, कृत्रिम मतलब प्राकृतिक रबड़। ठीक। तो उससे उसको सड़ा के भी हमें कार्बन के साथ क्या बनाते हैं? किण्वन के द्वारा रबड़ बनाई जाती है। ठीक है, ये बस ये याद रखना। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्पेक्ट्रोकोस लैक्टिकस और लैक्टिकस बैलिस लैक्टिक्स नामक जीवाणु पाए जाते हैं। लैक्टिकस बैलिस बोलते हैं जिसे। ठीक है। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले कैसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदे को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। दूध को स्टेटोकोकस, थर्मोफिल्स तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस के द्वारा 40 से 60 डिग्री पर जमा कर यीस्ट द्वारा आंशिक किण्वन कराया जाता है। तो पोषक पदार्थ दही योगर्ट प्राप्त होता है। दही पोषक पदार्थ, दही को क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नेम योगर्ट। ठीक है, याद रखना, बस ये याद रखना, किण्वन होता है और आंशिक दही का किण्वन होता है। ठीक है, दूध का, उससे दही प्राप्त होती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ईवीएस में आए ये क्वेश्चन, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, आपको लग रहा हो कि मैंने ऐसे उठा के दिया है। ये देखिए है पोल साइंस का, लेकिन आया कहाँ है? ईवीएस में, क्योंकि बच्चों के लिए जरूरी ना। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए? देखिए मौलिक कर्तव्य लिए गए हमारे यूएसएसआर से। क्या? यूएसएसआर से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिकन। अब ये समझ लीजिए कि 1917 में यूएसएसआर की स्थापना होती है बोल्शेविक क्रांति द्वारा, और 1991 तक यूएसएसआर का परचम फहरा रहता है अमेरिका के खिलाफ भी। ठीक है, तो उस समय तक ये सबसे अच्छा देश माना जाता था, मतलब संगठन माना जाता था। तो कर्तव्य को जो मानेगा वो अच्छा होगा ना, तो यूएसएसआर अच्छा था तो कर्तव्य वहीं से लिए गए थे, याद रखना ऐसे ही। ठीक, मौलिक कर्तव्य हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक, सोवियत संघ रूस, जिसका औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन है था। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ, जो आज रूस है, से लिया गया। इसके संविधान के भाग 4 का और 51 का के तहत रखा गया। मौलिक कर्तव्य संख्या में 11 है, जिसे प्रत्येक नागरिक को पालन करना चाहिए। नहीं करते तब भी कुछ उखाड़ नहीं सकते हम नागरिकों का। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा क्या होता है? अब देखिए ध्रुव तारा पहले आपको दिखाई दूं, ये देखिए, ये रहा ध्रुव तारा। ठीक है, पोलर स्टार कहते हैं इसे। पोल स्टार समझते हो, एक साउथ पोल पे नहीं, एक साउथ पोल पे नीचे और नॉर्थ पोल पे ऊपर, इसी को ध्रुव तारा कहते हैं। और ये जो चित्र बनाते हैं ना, ऐसे देखते हो आप, नाग बनाते हैं, कई सितारे मिलकर कुछ बनाते हैं, तो इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन याद रखना। ठीक, बाकी ध्रुव तारा तो देख लिया। देखो चित्र भी लगा रहा हूँ आपके लिए, मौज में हो जा बेटा, नौकरी लगने वाली है। ठीक, चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार लाइक कर दे। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा भाई। आप ये सोचो कि अगर आप हमारी मदद करोगे तो भगवान भी तो आपकी मदद करेगा ना। अगर आप हमसे फ़ायदा लेके मदद भी नहीं कर पाओगे तो क्या ही फ़ायदा फिर, ऐसे मतलब कि ये मतलब ही जीवन का। अब प्रोजेक्ट टाइगर तो हो गया, ध्रुव तारा तो आपको पता लग गया ना। तो ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? ये जो उत्तरी तारा होता है, तो ऊपर वाले को भी मैंने दिखाया, ध्रुव तारा उसको कहा जाता है जो ऊपर था। ये रहा आपका ध्रुव तारा। ठीक है, ये रहा आपका ध्रुव तारा। ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अब ये हो गया प्रोजेक्ट टाइगर। अब इस पे आते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ है ये बताना है। ठीक है, क्या बताना है? फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड, खंड 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 खंड, उत्तराखंड। ठीक है, फूल होते हैं उसका क्या कर देते हैं हम? खंड। क्या कर देते हैं? फूल। फूल ऐसे होते हैं ना, खंड में बटे होते हैं, ऐसे ऐसे पत्ते अलग होते हैं, डिजाइन में ऐसे ऐसे अलग अलग होते हैं। मैं थोड़ा गंदा ही फूल बना दिया, ऐसे बना देता हूँ।
ये खंड में बटे है ना फूल, तो ये फूलों की घाटी क्या है, उत्तराखंड में है, ऐसे याद रख लो। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा भी दिया है। तो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड, ठीक है। ये देखिए फूलों की घाटी क्या है, उत्तराखंड में। ये देख लो कितना प्यारा लग रहा है यार फूलों की घाटी, सच में यार प्यारी तो लग रही है ना, प्यारी फूलों की घाटी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में। तो कितना प्यारा है यार। यहीं आपकी नौकरी लग जाए तो अपनी एक अच्छी सी, जिसने आपको धोखा दिया उसको फिर से पटा लेना, गर्लफ्रेंड को पैसे मार के, और यहीं घुमा लेना। और मम्मी पापा को भी ले जाना घुमाने, लेकिन पहले उस बदतमीज़ को घुमा के ले आना, फिर मम्मी पापा को ले जाना। उसके साथ मज़ा नहीं आएगा ना उतना। चलिए तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा फूलों की घाटी। अब एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। अस्थि मतलब अस्थि पंजर कितने होते हैं, हड्डी, तो 206 होती है, जबकि बच्चों में 300 होती है, ठीक है। बच्चे जब होते हैं तो उनकी हड्डियाँ 300 होती है, बाद में 206 होती है। अब आप सोचेंगे जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा कि भैया ये क्या सिस्टम है कि जब बड़े जो बच्चा है उसमें 300 और बड़े में 206, ठीक है। ये इसलिए कि बच्चों की हड्डी टूट मतलब अलग अलग हिस्से में होती है। जब हम बड़े होते हैं ना तो कुछ हड्डियां मिलकर ना आपस में एक हड्डी बन जाती हैं, तो अलग अलग नहीं रहती, इसलिए 300 से 206 हो जाती है, ठीक है। तो यही आंसर है। अब ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल, ग्रीन पीस और ट्रिब्यूनल भी कहते हैं इसे। इसका मुख्यालय कहाँ है, देखो इसका मुख्यालय है एम्स्टर्डम में, इसमें एम्स्टर्डम में, ठीक है। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैदिक अभियानकारी संस्था है, जैसे यूएनओ है, जैसे WTO, जैसे IF है, ठीक है, IFO है, ठीक है, जैसे यूनिसेफ है, जैसे यूनेस्को है, ठीक है। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय क्या है, एम्स्टर्डम में, नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, याद रखना नीदरलैंड। और अधिकतर के कहाँ होते हैं, वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC में होते हैं, याद रखना, वाशिंगटन DC में अधिकतर के मुख्यालय। जब आपको कोई ना आए तो उसका मुख्यालय वहीं मिलेगा। चलिए अगला देखते हैं। ये तो आपने पढ़ाई होगा, चलो कोई नहीं, लेकिन अब कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण आपने सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया चरण के दौरान ऑक्सीकरण का अपचयन का डैश होता है, दौरान डैश का ऑक्सीकरण होता है। किसका ऑक्सीकरण होता है, तो आंसर हो जाएगा जल का ऑक्सीकरण होता है, और NADP का क्या होता है, अपचयन होता है। ऑक्सीकरण वो प्रक्रिया है जिसके अंदर ऑक्सीजन यूज होती है। और एक होता है उपचयन और एक होता है अपचयन। उपचयन में ऑक्सीजन होती है, अपचयन में ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। आशा करता हूँ आपने पढ़ रखा होगा ये कभी जिंदगी में, तो ये देखो पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण की अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है। इस अभिक्रिया में जल के अणुओं का प्रकाशीय अपघटन होता है तथा हाइड्रोजन का आयन प्राप्त होता है। H2O से क्या, H2O में क्या ऊर्जा मिलती है, सूरज की रोशनी, ठीक है। तो 2H प्लस में 1/2 O2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन का हास्य होता है, तो ऑक्सीकरण होता है, इसी से तो ऑक्सीजन बनता है पेड़ों से। प्रकाश की अभिक्रिया में उत्पन्न अणुओं का संचित ऊर्जा का उपयोग क्रिया के अगले चरण अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 तथा H2O से ग्लूकोज के संश्लेषण में होता है। साथ ही इस प्रक्रिया में अवमुक्त हाइड्रोजन आयन, निकोटीन एमाइड और डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP, ये जो ऊपर पढ़ा था, अणु का अपचयन करके अनाक्सीकृत बनाते हैं। अनऑक्सीकृत का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा, बस इतना याद रखना। जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि इस जल के अंदर पहले से ऑक्सीजन होता है ना, H2O का, इसके अंदर ऑक्सीजन है ना, तो जल और NADP है, ठीक है, याद रखना। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है, LPG के संदर्भ में क्या सच्चा नहीं है, ये स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। यह उच्च उष्मा का मान है, हाँ अच्छी खासी गैस जलती है। यह नीले ज्वाला के साथ जलने वाला, हाँ अपनी घर में गैस से देखना, नीली नीली फ्लेम आती है ना उसमें, यह मेथेन उत्सर्जन है, नहीं मेथेन नहीं निकालता है, ठीक है। मेथेन तो क्या निकालती है, गोबर गैस निकालती है मेथेन, ठीक है। और गेहूँ के खेत नहीं, धान के, चावल के खेत भी मेथेन निकालते हैं, मेथेन एक गैस है, ठीक है, याद रखना। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, याद रखना। LPG की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, CNG की कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। यह मुख्यतः प्रोपेन तथा ब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इन्हीं हाइड्रोकार्बन गैसों को द्रवभूत कर सिलेंडर में भरकर घरों में रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है जो गंध रहित होता है।
इसके रिसाव का पता लगाने के लिए एथिल मार्कपेट नामक पदार्थ मिल जाता है। ठीक है, याद रखना इसके अंदर ये गंध रहित होता है। ठीक है, याद रखना गंध रहित, मतलब इसीलिए है ना उसके अंदर गंध के लिए, जैसे गैस होती है घर में सिलेंडर होता है ना, अगर वो उसके अंदर कोई बदबू नहीं मिलाई जाएगी ना तो वो बहेगा भी ना, तो हमें पता नहीं लगेगा, क्योंकि गैस बहती है तो हमें पता लग जाता है ना कि सिलेंडर लीक हो रहा है या गैस निकल रही है। तो वो किस लिए पता लगता है? क्योंकि उसके अंदर एथिल मार्कपेट नाम की पदार्थ मिलाया जाता है जिससे बदबू आती है। याद रखना एथिल मार्कपेट। ठीक, तो ये एथिल मार्कपेट मिलाई जाती है। एलपीजी गैस का उच्च में मान 5500 किलो जूल है। ठीक है, किलो जूल होता है कि नापने का इनको। यह नीले ज्वाला के साथ जलता है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसने बताया था? थ्योरी किसने दी थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन किसने बताई है थ्योरी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसमें बताया नहीं कि हम लोग उससे बंदरों से बने हैं, चिंपांजियों से। तो मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ या साउथ या 23.5 डिग्री, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। मकर रेखा है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री को कर्क रेखा और दक्षिण में को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, उत्तर वाली को मकर रेखा कहा जाता है। को सूर्य मकर पर लंबत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति सुना है ना, वो वाला मकर संक्रांति। इस दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, चलो आपको दिखा देता हूँ 23.5 डिग्री, ये देखो। तो ये प्रकाश संश्लेषण वाला भी देख लो, ये चित्र दिखाना भूल गया था। ऐसे सूर्य की रोशनी से क्या होता है? लाइट मिलती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ता है, इसलिए पेड़ क्या होते हैं और शुगर के रूप में खाना बनाता है अपना। ठीक है, धरती से पानी वगैरह लेता है। ठीक, अब देखिए ये रही मकर रेखा 23.5 डिग्री। ठीक है, ये रही उत्तर में कर्क रेखा 23.5 डिग्री। ये भूमध्य रेखा 0, भूमध्य रेखा के उत्तर में ऊपर जो होती है उसे कर्क रेखा कहते हैं, नीचे मकर कहते हैं। देखिए मगर अगर कौन करता है? जो नीचे होता है, जिसकी औकात क्या होती है? नीचे। और कर्क या खर्च कौन करता है? जो ऊपर होता है, जिसकी औकात ऊपर होती है, और ऊपर होती है आर्कटिक और नीचे होती है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक वही है ना, अंटार्कटिका जानते हो जहाँ पे बर्फ जमी हुई है, वही जगह है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा, याद रखना। आशा करता हूँ आपको याद रहेगा। ठीक है, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ वीडियो यार, प्लीज़ यार एक तो लाइक कर दो, जिससे मेरे को कल के लिए भी मोटिवेशन मिले यार। प्लीज़ एक लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग में। ठीक है, अब ऐसे याद रखना, जो मुख्य न्यायालय में जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, वर्ल्ड वो है, वर्ल्ड के लिए जो जस्टिस देता है, कोर्ट है, WC वर्ल्ड कोर्ट। ठीक है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो हैग में। ऐसा याद रखना, हक देते हैं जो लोग हैं ना मुख्यालय जाते हैं इंटरनेशनल में। ठीक है, तो हैग है। ठीक है, जानते हो ना आप, क्या बोलते हैं, कितना ही बड़ा गुंडा हो लेकिन कोर्ट में जाता है तो मुत्ती सुसु सब हो जाती है, तो ऐसे समझना हैग में। क्या? हैग में। याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ भाई, मजे मत लेना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हैग द नीदरलैंड में है। इससे पहले नीदरलैंड में वो भी था, अभी एक और पढ़ा था हमने। ठीक है, अब कमेंट कीजिए कौन सा था वो। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में 5 अध्याय और 70 अनुच्छेद है। जैसे हमारे संविधान में 22 भाग है, पता होगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, 300, आप तो 400 से भी ज़्यादा, 450 के लगभग अनुच्छेद होने वाले हैं। ठीक है, पहले 395 थे जब संविधान बना था। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय कहाँ है? द हैग में। और इससे पहले एक और देखा था हमने, ग्रीन प्रीस्ट ट्रिब्यूनल का भी कहा है नीदरलैंड में। कहाँ गया? नीदरलैंड ही था ना। हाँ, नीदरलैंड में, देखो नीदरलैंड एम्स्टर्डम में, और उसका हैग में, नीदरलैंड में। ठीक है, आशा करता हूँ आपको याद हो रहा होगा। तो देखिए हमारी ऐसी क्लास डेली चलती रहेगी। अगर आपको सीटेट का पेपर निकालना है, तो अगर आपको EVS की वीडियो चाहिए तो मैं वो बना ही रहा हूँ। ठीक है, बस ये देखते रहिए और अपने से भी थोड़ा पढ़ लीजिए। नोट्स चाहिए होंगे तो व्हाट्सअप पे मेरी कमेंट बता देना, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा अपना, उस पर मांग लेना, मैं नोट्स दे दूँगा आपको। कई सारे यूट्यूब चैनलों वालों के अच्छे भले नोट्स पढ़े हैं। ठीक, मैं आपको शेयर कर दूँगा। ठीक, फ्री में शेयर कर दूंगा। ठीक, और उसके बाद अगर आपको पैडागोगी या CDP की वीडियो चाहिए ना, तो आप कमेंट कर देना। आपको थ्योरी की, क्वेश्चंस की, किसी भी चीज़ की चाहिए, मैं उस पर बना दूंगा जिस टॉपिक पे आपको चाहिए होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सीटेट 2024 में कुछ पाना है तो प्लीज़ वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। आपके माता पिता खुश रहें।